together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting इनकी ज़बां उर्दू की तरह. आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अकमल हुदा और आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह. आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिनेमा की तकनीक के बारे में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवानुल हक साहब. डॉक्टर रिजवानुल हक साहब, आपका बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे इस प्रोग्राम में. हम आगे बढ़ने से पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सिनेमा का तस्वुर उभरने से कबल ऐसी कौन कौन सी तकनीकें थीं जिन्होंने सिनेमा के तस्वुर को उभरने में मदद दी. जी, अगर इंसानी तारीख पर नज़र डाली जाए तो इंसान में एक जबल्लत ये होती है कि वो अपने फ़िक्र का, अपने ख़यालात का इजहार करना चाहता है. बिल्कुल. तो ये एक बुनियादी सिफत हर इंसान की है और इसीलिए इसकी वजह से इंसान को इंसान नातिक कहते हैं कि इंसान बोलता है. तो अपनी फ़िक्र का इजहार करना सिनेमा की सबसे बुनियादी ज़रूरत थी और सिनेमा भी यही करता है. फिर उसके लिए फ़िक्र के इज़हार के लिए वसीले होते हैं. तो एक तो मुसव्वरी जो है बहुत कदीम हमारा फ़न है और ये उस ज़माने से है, एक तरह से कह सकते हैं कि जब इंसान गारों में रहता था. मुसव्वरी हमारी कदीम रवायत है और मुसव्वरी चलती थी, तो उसमें भी किसी न किसी बात का इसी तरह से इजहार किया जाता. लेकिन जब तकनीकी इजाज़त का दौर शुरू हुआ तो लोगों को ख्याल आया कि ये बजाय कि इससे एक तस्वीर बनाने के लिए इतना वक्त लगता है, कोई एक ऐसा आला बना दिया जाए जिससे फ़ौरन हम हूबहू कोई चीज़ देख सके. तो फोटोग्राफी की इजाज़त हुई और फोटोग्राफी जब देखी लोगों ने तो लगा कि हाँ, ये तो बिल्कुल हूबहू और जो चीज़ें हैं सामने होती हैं वही कैमरा ये फोटोग्राफी का दिखा रहा है. तो फोटोग्राफी के ज़रिए ही फिल्म बुनियादी तौर पर वजूद में आई. तो जब आगे बढ़े तो ये हुआ कि फ़ोटो जो हैं जल्दी जल्दी अगर लिए जा सके तो ये कोई बात, कोई वाक़या हम जो है ज़्यादा मुअस्सर अंदाज से बता सकेंगे. अगर बहुत सारे फ़ोटो हैं, एक फ़ोटो से तो बस आप देख लेते हैं, तसव्वुर करते हैं, फिर चीज़ें बनती नहीं हैं कि ये ऐसा हो रहा था. तो कैमरा जो है उसमें काम शुरू हुआ और ये कि
जितनी जल्दी से जल्दी फोटो ले सके कैमरा। और दूसरी चीज जो सिनेमा की बुनियाद पड़ी कि उसको दिखाएं कैसे। तो ये दो चीजें काम कर रही थी, एक तो तस्वीर ज्यादा तेजी से ले जा सके और उन तस्वीरों को एक तसलसल के साथ लगातार हम दिखाते रहे, देखते रहे। तो वो एक चरखी में तस्वीरें लगा के लोगों ने उस चरखी को यूं यूं चलाना शुरू किया। तो तस्वीरें बदल रही थी, तो जब तेज घुमाया तो लगता था कि ये तो हम चेतन कुछ होता हुआ देख रहे। ये साइंस में अभी भी एक्सपेरिमेंट कराया जाता है कि एक तोता है और एक है पिंजरा। तो तोता पिंजरे में नहीं है, लेकिन वो जब तेजी से चलता है चरखी तो लगता है कि वो पिंजरे में है। तो इस तरह के तजुर्बे साइंसी सतह पर हो रहे थे। इसमें जो पहली फिल्म है उससे पहले जो सबसे अहम कैमरा था वो थॉमस अल्वा एडिसन का था। थॉमस अल्वा एडिसन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सी चीज़ों की इजाद की थी जिसमें बल्ब भी है और बहुत सारी चीज़ें। तो उस कैमरे को जो एडिसन का था वो अमेरिकन थे और फ्रेंच जो दो भाई थे ल्यूमियर ब्रदर्स, उन लोगों ने उसमें और काम किया और तरक्की करके एक ऐसा कैमरा बनाया जो 1 सेकंड में कई तस्वीरें ले सकता था। और फिर उन्होंने उनको दिखाने के लिए भी अपने आला ईजाद किए। तो माना जाता है कि 1895 में उन्होंने फिल्म बनाई और वो दिखानी शुरू की। उस वक्त जो आज का फिल्म का तस्वीर वो नहीं था, वो फिल्में कुछ सेकंड्स की होती थी। जो सबसे ज़्यादा टाइम की थी वो 50 सेकंड की। और वो फिर लोगों के लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि तस्वीरें चलती फिरती हुई नजर आ रही। ये अपने आप में एक हैरत थी और इजाद की। उस वक्त सिनेमा जो है कोई आर्ट फॉर्म के तौर पर नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग या तकनीक की इजाद के तौर पर दिखाई जाती थी कि तस्वीरों को चलाया जा रहा है या तस्वीरें चलती फिरती नजर आ रही। ये अहम बात थी उस वक्त। तो ल्यूमियर ब्रदर्स ने न सिर्फ फ्रांस में दिखाए, फिर दूसरे मुल्कों में भी वो तस्वीरें दिखाने का सिलसिला शुरू किया। और वो फ्रांस से जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया और वो हिंदुस्तान में रुके कि हिंदुस्तान में थोड़ा ठहर के। उस वक्त ये हवाई जहाज़ तो आए नहीं थे, पानी वाले जहाज़ से आते जाते थे। तो वो बॉम्बे में रुके और उनको जाना था ऑस्ट्रेलिया। तो लेकिन उनके जहाज़ में कोई ताख़ीर हो गई तो उनको ज़्यादा बॉम्बे में रुकना पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि हम ऑस्ट्रेलिया में फिल्म दिखाने जा रहे हैं, अब खाली वक्त है, जहाज़ में ताख़ीर हो गई है, तो क्यों ना हम मुंबई में भी जब तक ये फिल्म दिखाएं। तो उन्होंने बॉम्बे में फिल्म दिखाने का जो है इंतज़ाम किया और वहाँ पर फिल्म दिखाई गई 96 में। महज करीब 6-7 महीने के बाद जब ये फिल्म ईजाद हुई है दुनिया में कहीं भी सबसे पहले, उसके 7 महीने बाद भी मुंबई में भी ये फिल्म दिखाई गई और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और हैरत भी का इजहार किया। और ये वाटसन होटल था मुंबई में, वहाँ ये दिखाई गई। तो हिंदुस्तान के लोगों ने जब देखा तो बहुत मुतासिर हुए और उनको ये लगा कि ये तमाशा तो हम भी दिखाते हैं तो बड़ा मजा आएगा। और जब ल्यूमियर ब्रदर ने कैमरा ये इजाद किया था तो उसका पेटेंट भी करा लिया था। बड़े पैमाने पर इसको बनाकर बेचने भी लगे थे, कमर्शियल लेवल पर ले गए। तो कमर्शियल लेवल पर जब इनका कैमरा आया तो कुछ और कंपनियों ने भी इसको कमर्शियल लेवल पर बनाना शुरू किया। तो पूरी दुनिया में एक फिल्म का माहौल बनने लगा और लोग चीज़ों को शूट करके और फिल्म दिखाने लगे। लेकिन उस वक्त जो कुछ वाकई हो रहा है बस उसी को शूट कर लेते थे। फिल्म में दिखाने के लिए कुछ अलग से
क्रिएट नहीं करते थे आमतौर पर। तो 2-3 वाक्य, जैसे एक मिल से मजदूर बाहर निकल रहे हैं, उसको दिखाया, उन लोगों को बड़ा मज़ा आया। एक फिर जब बहुत कुश्ती हो रही थी, उसको शूट कर लिया और उसको दिखाया, तो लगा रहे तो बड़े कमाल की बात है। इसका कमाल ये था कि एक तो तस्वीरें चल रही हैं, वो देख रहे थे, दूसरा एक ऐसा वाक्य भी हम देख पा रहे थे जो फ्रांस में हो रहा है या अमेरिका में हो रहा है या दुनिया के किसी भी कोने में हो रहा है, और हम हिंदुस्तान में बैठ के देख पा रहे हैं। तो ये भी एक कमाल की बात थी उस जमाने के लिहाज से। फिर जब ये मकबूल हो गई इस तरह की शार्ट फिल्में, तब लोगों को लगने लगा कि इस तरह से तो हम कोई किस्सा भी सुना सकते हैं, तो उसकी तरफ लोग तवज्जो हुए। हिंदुस्तान में जो पहली फिल्म मानी जाती है राजा हरिश्चंद्र, उसके जो हिदायतकार थे दादा साहब फाल्के, उन्होंने एक फिल्म देखी थी जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर एक फिल्म बनाई गई थी, और वो उससे बहुत मुतासिर हुए थे, और ये भी लगा उनको कि इस तरह से हम अपने मज़हब को भी फैलाने में मदद कर सकते हैं। और तो एक तरफ तो जदीद तकनीक का इस्तेमाल, फिल्म की तकनीक का इस्तेमाल था, दूसरा ये भी था उनका एक मकसद कि हम अपने मज़हब का फ़रोग़ कर सकें। तो उन्होंने इस लिहाज से फिर अपना बहुत सारा सामान बेच दिया, क्या क्या मुसीबतें उठाई। जाहिर है कोई बहुत अमीर घर के नहीं थे, हालांकि थे पैसे उनके पास, तो वो सारा बेच के उन्होंने कैमरे मंगवाए और दीगर जो ज़रूरी चीज़ें थी, पूरी फैमिली उनकी काम करने लगी फिल्मों में। तो इस तरह से पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र उन्होंने बनाई। इस तरह से एक सिलसिला शुरू हो गया। फिर एक ये भी हुआ कि जो उस वक्त पारसी थिएटर बहुत देखा जा रहा था, तो थिएटर जब थिएटर हॉल में खेला जाता था, तो वहाँ इन ड्रामों को शूट करके भी दिखाने लगे। तो एक सिलसिला ये शुरू हो गया। फिर खामोश फिल्मों में और भी कई चीज़ें थी, तो ये सारा जो है सिलसिला चलता रहा। बहुत सारी, करीब 1200 से ज़्यादा फिल्में बनाई गई खामोश फिल्में। तो ये काफ़ी लंबा सिलसिला था। अच्छा सर, फोटोग्राफी और सिनेमा का क्या रिश्ता रहा? हाँ, तो फोटोग्राफी का हमने बताया कि फ़ोटो तेज़ी से बदलने लगे, तो उस वक्त आमतौर पर 1 सेकंड में 11 जो फ़ोटो होते थे वो आते थे। और जब 11 फ्रेम, इनको जो एक फ़ोटो होता है फिल्म की तकनीकी ज़ुबान में फ्रेम बोलते हैं, तो एक फ्रेम जो है बदलने में, जो 1 सेकंड में 11 फ्रेम बदलने लगे, तो वो एक ज़िंदगी सी नज़र आई। हालांकि बाद में ये अगर आप उस वक्त की फिल्में देखें तो अब आपको लगेगा कि वो थोड़ा झटका ले लेके चलती है, थोड़ा या ठहर के। तो अभी माना जाता है कि 24 1 सेकंड में बदलते हैं, तो इंसान की आँख जो है उस फ्रेम बदलने को देख नहीं पाती है। यानी 1 सेकंड में अगर हमारे सामने से 24 पिक्चर्स गुजर जाए, तो वो लगता है कि चलता फिरता जिंदा जावेद देख रहा है। वो उसको पता नहीं चलता है कि ये अलग अलग तस्वीरें हैं। तो फिल्म जो हम देखते हैं सिनेमा, तो वो बुनियादी तौर पर अलग अलग तस्वीरें होती हैं, और वो 1 सेकंड में हमारी आंखों के सामने गुजरती हैं, तो लगता है कि जिंदा जावेद एक फिल्म देख रहे हैं। ये तकनीकी तौर पर है। तो फिल्म बेसिकली वो फोटोग्राफी होते हैं जो बहुत तेज़ी से हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं। ये रिश्ता है। दोस्तों, हम रुकेंगे यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे, कहीं जाए नहीं आप। आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह, रेडियो मानू 90.0 FM का उर्दू एंड सिनेमा शो।
कीप लिसनिंग टू रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। The way to get started is to quit talking and begin doing. Walt Disney. परमात्मा मुझे ऐसी आंख दे जिससे मैं दुनिया की तमाम चीजों को मोहब्बत से देख सकूं। वेद। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक महानदी की भांति है जो अपने बहाव द्वारा नवीन दिशाओं में राह बना लेती है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Stay tuned to Radio Manu 90.0 FM. आप सुन रहे हैं इनकी ज़बां उर्दू की तरह। रेडियो मानू 90.0 FM का उर्दू एंड सिनेमा शो। वेलकम बैक। हम फिर से हाजिर हुए हैं सिनेमा की तकनीक में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवानुल हक साहब। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सिनेमा जब हिंदुस्तान में आया तो उस वक्त रेडियो बहुत ज़्यादा मकबूल था जी। तो रेडियो और सिनेमा का क्या रिश्ता रहा उस वक्त? दरअसल सिनेमा बाद में जो है रेडियो से मिल गया। रेडियो और फोटोग्राफ ये दो अलग अलग दुनियाएं थीं जो अलग अलग मकसद से तरक्की पा रहे थे। लेकिन एक ऐसा मकाम आया करीब 20-21 के आसपास, रेडियो बाकायदा शुरू हो चुका था हिंदुस्तान में। उसके जो ब्रॉडकास्टिंग जारी हो गई थी, तो जाहिर है जब फिल्म देख रहे थे तो लगता था वो बोलते तो दिखते थे लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती थी। तो हमेशा लोगों को लगता था कि अगर वो बोलने लगे तब तो सारा मसला ही ख़त्म हो जाए। और उधर रेडियो भी वो आवाज़ सुन रहे हैं तो सब तकनीक के ज़रिए ही, और वो उससे थोड़ा सा फ़र्क के साथ जो रिकॉर्डिंग होती थी वो फिल्म पर, वो भी वो रील कह लीजिए या फिल्म, तो फोटोग्राफ भी रील पर रिकॉर्ड हो रहा है और रेडियो पर भी रिकॉर्डिंग रेडियो की रील पर हो रही है। तो ये कोशिश करने लगे साइंसदान कि इन दोनों को मिला दिया जाए। तो ये दोनों को फोटोग्राफ की रील और रेडियो की रील का मिलना ही ये हो गया कि ये बोलती फिल्म बन गई। और जब 31 में बोलती फिल्में शुरू हुई तो कई साल तक तो हमेशा जो जैसे गाने होते थे वो जो अदाकार होते थे फिल्म वही गाते थे, क्योंकि उस वक्त ये तकनीक इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी कि आवाज़ को अलग रिकॉर्ड कर लें और बसरी इम्कान को, जो बसरी तस्वीरें हैं उनको अलग रिकॉर्ड करके मिला लें। तो ये 38 के आसपास शुरू हुआ कि हम बैक सिंगिंग शुरू हुई, लेकिन वो सिलसिला काफ़ी आगे तक चल रहा। उस वक्त तकरीबन 47 तक, जैसे जब ये कुंदनलाल सहगल थे, सुरैया थे, ये लोग अदाकार भी थे और गायक भी थे, तो ये काम चलता था। तो ये तरक्की कर रहे थे तकनीकी तौर पर, तो ये दोनों मिल गए, रेडियो और फोटोग्राफ दोनों रील पर रिकॉर्ड होते थे।
अच्छा सर, वो इब्तिदाई दौर की जो फिल्में थी वो उनका दौरानिया क्या रहता था, कितनी देर की होती? ये बिल्कुल शुरू की फिल्में जो थी वो तो बहुत कम वक्त की थी, कुछ सेकंड्स की। फिर जब फीचर फिल्म शुरू हुई तो वो भी बड़ी हो गई और काफ़ी देर तक, तो वो जब प्रोफेशनली दिखाने लगा, जाहिर है कोई दूर से चल के शहर में जाएगा, कुछ सेकंड की फिल्म नहीं दिखाई जाएगी। इवन जब शुरू में कुछ सेकंड की फिल्म होती थी तब भी कई फिल्में दिखाते थे एक साथ। तो ये सिलसिला चलता रहा, धीरे धीरे बढ़ते रहे। असल में इसका दौरानिया जो था वो एक तरह से तय किया फारसी थिएटर ने, और जो थिएटर होता था वो तकरीबन 2 घंटे का या 2.5 घंटे का, 2.25 घंटे के होते थे ये ड्रामे। तो थिएटर से मुतासिर होते और उसके लिए सिनेमा हॉल होते थे, तो वो स्पेस जो पारसी थिएटर ने बनाई थी बाद में एक तरह से सिनेमा ले ली, तो फिल्म ने जो थिएटर को ले लिया, तो वक्त भी उसका तकरीबन वही रहा कि 2 से 2.5 घंटा। जाहिर है कुछ फिल्में 3 घंटे से भी ज़्यादा की है, जैसे मुगल आज़म है वो 3 घंटा और शायद 8-9 मिनट की है, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम रहा वो 2 से 2.5 घंटे का रहा। अच्छा सर, फिल्मों की तकनीक के अहम शोबे कौन कौन से हैं? हाँ, इसमें जब फिल्म बोलने वाली बनने लगी तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत अहम होती हैं। एक तो फिल्म बनाने का जो पूरा प्रोसेस है उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है। एक होता है प्री प्रोडक्शन, और एक प्रोडक्शन, और एक पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में ये होता है, एक तो सबसे अहम काम होता है स्क्रिप्ट लिखी जाती है, और जो अदाकार वगैरह होते हैं या दूसरे जो आर्टिस्ट होते हैं उनका आप किया जाता है कि किसको क्या करना है। उसके बाद शूटिंग होती है, शूटिंग एक तरह से प्रोडक्शन होता है, मेन काम वही होता है। और उसके बाद होती है पोस्ट प्रोडक्शन में, जैसे डबिंग होती है, एडिटिंग होती है, वो स्टूडियो में एडिटिंग टेबल पर काम शुरू होता है, वो होता है। तो जो पहले मरहले में तकनीकी काम ज़्यादा नहीं है, वो स्क्रिप्ट लिखना तो आज भी कागज़ कलम से या कंप्यूटर पर आप लिखने लगे, लेकिन जो मेन सिनेमा की टेक्निक वो होती है शूटिंग यानी प्रोडक्शन में। उसमें लाइट और कैमरा 2 बहुत अहम चीज़ें होती हैं जो तकनीकी एतबार से होते हैं। बाकी अदाकार हैं और दीगर लोग हैं तो वो तो हैं, लेकिन तकनीकी एतबार से एक तो लाइट होती है। लाइट का ये काम है कि किसी चीज़ को रोशनी में दिखाना, किसी चीज़ को अंधेरे में दिखाना। कोई चीज़ रोशन दिखाना चाह रहा है तो उसको रोशनी में इजाफा कर देती है लाइट, और वो डार्कनेस भी पैदा कर सकती है कि वो अंधेरे में चीज़ें बना दो और लाइट हल्की से डालो जितनी बाहर होती है। तो ये रोशन करना चीज़ों को कितना दिखाना है ये। और कैमरा सबसे बुनियादी काम करता है। कैमरा तो इसमें वही है जैसे लिखने में कलम का रोल होता है, जो कुछ भी दिखाना है वो कैमरे की आँख से आ जाता है, तो कैमरा है। फिर एडिटिंग का काम आता है। एडिटिंग इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि जो शूटिंग होती है वो कई बार एक तो यह है कि ज़्यादा हो जाती है, फिर उसमें से कुछ चीज़ें अच्छी चीज़ें सेलेक्ट कर ली जाती हैं और बाकी चीज़ें निकाल दी जाती हैं। तो एक काम तो ये होता है एडिटिंग में। फिर जैसे म्यूज़िक है, मौसीकी है या साउंड इफ़ेक्ट्स डाले जाते हैं, ये एडिटिंग में होते हैं। फिर तरतीब कहानी की कैसे रहे, किस सीन को शुरू में दिखाना है, किसको बीच में, किसको आखिर में, ये तरतीब भी बदल जाती। ज़रूरी नहीं होता है कि शूटिंग उसी तरतीब में हो जिस तरतीब में फिल्म की कहानी है। होता यह है कि मान लिया फिल्म में एक मकाम पर, एक घर में मान लिया 5 बार आते हैं, 5 बार उस मकान को दिखाना है पूरी फिल्म में, तो आमतौर पर तरीका यह है कि 5 बार जो सीन हैं वो एक साथ एक मकान में शूट कर लो। फिर जब दूसरी जगह शूट करना है
को वो वहाँ के शूट करते हैं। ये नहीं कि फिल्म की कहानी के लिहाज से पहला सीन जो है वो शूट कर लिया फिर दूसरा, तो एडिटिंग में ये तरतीब भी दिखानी होती है। फिर एडिटर को ये भी जानना चाहिए कि कौन सा सीन कब दिखाए जिससे फिल्म का असर ज़्यादा से ज़्यादा पड़े, लोग मशहूर हो जाएं, उन पर एक जादू असर पड़ने लगे। ये भी एक एडिटर का कमाल होता है। तो एडिटर और कैमरामैन, लाइट्स, ये 3 ऐसे शोबे हैं जो फिल्म तकनीक में बहुत अहम होते हैं। अच्छा सर, शुरुआती वक्त में जो फिल्में बना करती थी वो ब्लैक एंड वाइट होती थी, तो रंगीन फिल्मों का जो दौर शुरू होता है वो कब से होता है? ये बेसिकली कैमरा की तरक्की थी कि पहले कैमरा जो है रंग को नहीं कैप्चर करता था, तो ब्लैक एंड वाइट दिखता था, लेकिन चीज़ें वाज़ेह हो जाती थी वो रोशनी से कि कौन सी रोशनी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो उससे एक जिंदगी तो नज़र आती थी। लेकिन जब कैमरा और तरक्की कर गया तो हिंदुस्तान में जो पहली फिल्म मानी जाती है वो आन है, वो 1952 में रिलीज हुई थी। उसमें दिलीप कुमार ने बहुत गैर मामूली रोल अदा किया था, नादिरा थी, निम्मी। तो ये एक बहुत, न सिर्फ ये हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में बहुत मकबूल हुई थी और लोग हैरत में थे कि हिंदुस्तान की जो सिनेमा है हिंदुस्तान का वो बहुत तरक्की कर गया। हालांकि कैमरा तो बाहर से मंगवाया गया था, लेकिन कैमरा मंगवा लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसमें बड़ी तदबीरें करनी होती थी कि वो बिल्कुल हकीकी रंग नजर आए। और ये फिल्म जब रिलीज हुई है तो दिलीप कुमार, निम्मी, नादिरा, इन लोगों को बहुत इंटरनेशनल ऑफर भी मिले थे कि आप हमारे साथ काम करिए, और ये फिल्म पूरे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सराही गई। तो 1952 से हुआ है। फिर कई फिल्में ऐसी हुई जैसे मुग़ल आज़म है, उसका एक बड़ा हिस्सा ब्लैक एंड वाइट में शूट कर लिया गया था, फिर मालूम हुआ कि एक कैमरे की तकनीक आ गई जो कलर है। तो पहले तो सिर्फ एक गाने को शूट करने के लिए रंगीन कैमरा मंगवाया गया था, वो गाना जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया है चोरी नहीं। तो ये गाने फिर धीरे धीरे और तकनीक ये रंगीन कैमरे की आम हो गई, तो आखिर की आधा घंटे की फिल्म उन्होंने रंगीन ही शूट की थी। तो ये भी हुआ कि आधी फिल्म या चौथाई फिल्म रंगीन है, बाकी ब्लैक एंड वाइट, ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन 1952 में जो रिलीज हुई आन वो शुरू से आखिर तक पूरी रंगीन। दोस्तों यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, फिर से हाजिर होंगे, आप कहीं जाए नहीं। You are listening to इनकी ज़बां उर्दू की तरह, रेडियो मानू 90.0 FM's उर्दू एंड सिनेमा शो। सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। Let's listen to अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत। आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे देवेंद्र सत्यार्थी की। देवेंद्र सत्यार्थी पंजाब के ज़िला संगरूर में पैदा हुए। 1925 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और DAV कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। 1927 में तालीम अधूरी छोड़ दी और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में जगह जगह घूमकर उन्होंने हज़ारों लोकगीत जमा किए। कुछ अरसे तक दिल्ली में इंडियन फार्मिंग की इदारत की। 1948 से 1956 तक आजकल हिंदी के मुदीर रहे। 1976 में उन्हें पद्मश्री के एजाज़ से नवाजा गया। उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। देवेंद्र सत्यार्थी की पहली उर्दू कहानी और बांसुरी बजती रही लाहौर के मशहूर रिसाले अदब लतीफ़ में शाये हुई। नए देवता और बांसुरी बजती रही और चाय का रंग उनके उर्दू अफसानों के मजमूए हैं। इनके अलावा धरती गाती है, मैं हूँ खाना बदोश
और गाए जा हिंदुस्तान लोकगीतों के मजमूए हैं। देवेंद्र सत्यार्थी ने उर्दू के अलावा हिंदी और पंजाबी में भी इल्मी और अदबी सरमाया छोड़ा है। इनके अफसानों की बुनियाद देवमालाओं और लोकगीतों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, ये थे देवेंद्र सत्यार्थी और उनके अदबी कारनामे। आपसे होगी दोबारा मुलाकात, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 एफएम। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to इनकी ज़बां उर्दू की तरह, रेडियो मानो 90.0 FM's उर्दू एंड सिनेमा शो। वेलकम बैक। हम फिर से आ गए हैं प्रोग्राम इनकी ज़बां उर्दू की तरह। सर, 16 mm, 35 mm और 70 mm से क्या मुराद है? ये तकनीकी फ़र्क ही है। बुनियादी तौर पर 16 mm के तो ये रील होती थी। ये जैसा कि हमने बताया, अगर पहले फिल्में देखी हुई तो फोटोग्राफ्स जो ये स्टिल कैमरा होता था, तो ऐसे वो फिल्म की भी रील होती थी, लेकिन ये रील छोटी और बड़ी होती थी। तो जो 16 mm का पर रिकॉर्ड की जाती थी, वो छोटे हिस्से में दिखती थी फिल्म, और वो भी छोटा हिस्सा तकरीबन 10 फीट का दिखता था। और फिर जब और तरक्की याफ्ता हुई फिल्में तो 35 mm की फिल्में आ गई, तो तकरीबन 70 तक के, बल्कि 75 तक जो है ये 35 mm की फिल्म चलती रही। शोले पहली ऐसी फिल्म थी जो 70 mm पर शूट की गई थी। तो ये 70 mm का जो पर्दा होता है वो अब जो है, जो बिल्कुल लेटेस्ट है, जदीद है, उस पर दिखती हैं, और वो बहुत बड़ा पर्दा होता है। मेरा ख्याल है तकरीबन 40 से 50 फीट की बड़ी फिल्म दिखती है लंबाई में। चौकोर जो शुरू की फिल्में होती थी वो तकरीबन चौकोर दिखती थी। अब वो लंबाई यानी जो उसकी चौड़ाई होती है, विड्थ, वो बहुत ज़्यादा होती है, ऊंचाई कम होती है फिल्म। तो ये फिल्म का साइज जो हम देखते हैं सिनेमा हॉल में, वो साइज कितना बड़ा दिखता है वो इस पर मुनहसर है कि वो 16 mm पर है, 35 mm पर है, 70 mm पर। अच्छा सर, फिल्मों की जदीद तरीन तकनीक क्या है? अभी जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है फिल्म की, वो है डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो जो पुरानी फिल्में थी उसमें रील होती थी, वो नेगेटिव जाते थे, फिर वो लैब में जाती थी, प्रोसेस होती थी, और जब वो दिखाई जाती थी दोबारा प्रोसेस होने के बाद, एडिटिंग के बाद, तब वो सीधी देखती थी। वो रील बड़े हिफाजत से रखनी होती थी। कई बार रील ख़राब भी हो जाती थी, क्योंकि रील पर अगर रोशनी पड़ जाती थी तो वो रील ख़राब हो जाती थी। तो और वो शूटिंग के वक्त उसमें देख नहीं पाते थे कि कैसा शूट हो रहा। ये अभी तकरीबन 2006 तक ये जो पुरानी का सिस्टम था वो वही चल रहा था। 2006 से फिर डिजिटल टेक्निक आ गई, तो इसमें अब वो पॉजिटिव नेगेटिव का जो मसला था वो ख़त्म हो गया, जो लैब का मसला था प्रोसेसिंग का वो ख़त्म हो गया, और अब जो है टीवी और फिल्म में ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। अभी भी होता है, जैसे उसमें 35 mm, 16 mm या 70 mm की बात कर रहे थे, इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी में 2K 4K इस तरह से बातें की जाती हैं कि वो उसकी हाई डेफिनेशन एक लफ्ज़ चलता है। तो जो सिनेमा हॉल में दिखाई जाती हैं फिल्में वो 4K में शूट हो जाती हैं,
और वो हाई डेफिनेशन होती है। अगर उसको मोबाइल में देखना है तो 4K की ज़रूरत नहीं है, या टीवी पर देखना है छोटे, या लैपटॉप पर देखना है तो वो 4K ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार सारी चीज़ें एक शूट कर ली गई फिल्म के लिए आसान है, लेकिन उसको और लो डेफिनेशन करके वो मोबाइल पर या टीवी पर दिखा सकते हैं। कई बार ये भी होता है ना कि अगर कोई चीज़ फिल्म पर आप कंप्यूटर पर लेना है या लैपटॉप पर या पेन ड्राइव में, तो पूछता है कि कितने GB की या कितने MB की है। तो जितने ज़्यादा हाई डेफिनेशन में होगी, 4K में होगी, तो वो उसका साइज बढ़ जाएगा। लेकिन अब टेक्नोलॉजी सब, चाहे वो मोबाइल पर देखे चाहे सिनेमा हॉल में चल देखे, बुनियादी तौर पर एक ही टेक्नोलॉजी हो गई। और दूसरे ये कि आजकल ये आ गए हैं, एक तो AI आ गया है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा आ गया है वर्चुअल रियलिटी। तो उसमें जैसे वर्चुअल रियलिटी में ये होता है कि मान लिया कोई किरदार है, उसको दिखा दिया आसमानों पर वो, तो वो 2 तस्वीरें इस तरह से उसमें मिल जाती हैं कि देखने वाले को पता नहीं चलेगा कि ये अलग जगह की तस्वीर है और वो अलग हो। एक ही पहले ये होता था कि कट जाती थी कि जहाँ से जी चाहे वहाँ से कट करके दूसरे को जोड़ दो, लेकिन एक ही फ्रेम में 2 अलग अलग तस्वीरें नहीं होती। ये डिजिटल टेक्नोलॉजी में ही मुमकिन होता है। तो अभी न सिर्फ ये कि AI से भी बहुत सारी चीज़ें बनाए लगी, इस तरह की चीज़ें बहुत आसान हो गई डिजिटल टेक्नोलॉजी में। सर, आपने AI का जिक्र किया, तो क्या फिल्मों में AI की मदद ली जा सकती है आइंदा दौर में? मदद ली जा नहीं बल्कि अभी ली जाने लगी है। और बहुत अभी पिछले साल काफ़ी दिनों तक हॉलीवुड में स्ट्राइक रही, और अब तक की पूरी हॉलीवुड की तारीख की सबसे बड़ी स्ट्राइक। टेक्नीशियन है, उनकी छुट्टी होती जा रही, तो वो लोग स्ट्राइक कर रहे थे कि ये टेक्नोलॉजी बंद करो, नहीं तो सारा काम हमारा बंद हो जाएगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे। हाल के अभी 1-2 वर्षों में ये जो तकनीक है AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उसके पास जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाता है, उसकी जो सलाहियतें हैं बढ़ती जाती हैं। अगर उसके पास जो प्रीवियस डेटा नहीं है तो वो ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो जैसे AI से इसी तरह से तर्जुमा होता था, मशीन ट्रांसलेशन, वो बहुत ज़माने से चल रहा है, मशीन ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, लेकिन अभी जो 1-2 साल में तर्जुमा बहुत बेहतर हो गया है, डेटा उसके पास बढ़ गया है, तो वो अपना सर्च करके वो बेहतरीन चीज़ें लाने लगा। तो एक खतरा तो तमाम क्रिएटिव लोगों के लिए पैदा हो गया है कि हमारी क्रिएटिविटी की अब शायद ज़रूरत नहीं हो। लेकिन बहरहाल ये अभी ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हमें बाहर किया जाने वाला है, अभी प्रोसेस चल रहा है तकमील में क्या है, और शायद जो लोग ये काम कर रहे हैं वही बेहतर तरीके से AI का इस्तेमाल कर सके। जिनकी इस फील्ड में तरबियत नहीं, तो उस तरह से मुझे लगता है कि शायद टूल्स बदल जाएंगे, लेकिन जो बेहतरीन तकनीकी ज़हन है उनकी ज़रूरत AI को भी रहेगी, मुझे लगता है, लेकिन अभी सब प्रोसेस में है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे इनकी ज़बां उर्दू की तरह रेडियो मानो 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। You are listening to Radio Mano 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं।